ISD 105 से दिया जाता है। ये भी एक बदलाव आपने देखा, पिछले 2 साल से इसकी शुरुआत हुई है। अब देखिए, जब से राष्ट्रगान खत्म होता है, अब सबसे पहले GOC दिल्ली एरिया परेड को लीड करते हुए आएंगे। वो अपनी गाड़ी में होंगे और उसके पीछे डिप्टी GOC आएंगे और इस तरीके से अब परेड की शुरुआत होगी। इस बार की परेड में देखिए 16 झांकियां स्टेट की और 15 झांकियां वेरियस डायरेक्टरेट की हैं। और जहां तक क्या माउंटेड कॉलम और मार्चिंग कंटिजेंट का सवाल है, कुछ माउंटेड कॉलम होंगे जिसमें टैंक होंगे, तमाम तरीके की मिसाइलें दिखाई देंगी, और मार्चिंग कंटिजेंट में भी देखिए सिलेक्शन होता है, बहुत बड़ी तैयारी होती, पूरे साल तैयारी में लग जाता है, और किसका सिलेक्शन होगा ये लास्ट मिनट डिसाइड किया जाता है, क्योंकि एक तरीके की हमारी ड्रिल है, एक तरीके का प्रोसीजर है, जो बेस्ट कंटिजेंट होता है इसकी हम तैयारी करके रखते हैं और सभी को इन टर्न इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तमाम तरीके की जो जोश है उस जवानों में भरता है, और जो इस कर्तव्य पथ पे मार्च करता है वो देखिए जब प्रेसिडेंट को सल्यूट करेगा तो ये उसके जीवन भर का सबसे स्वर्णिम मोमेंट होता है। और तमाम तरीके की झांकियों का जो मिक्स है, आर्म फोर्सेस का, सिविल का, बच्चों का, और तमाम तरीके के जो अवार्ड विनर है वो भी देखिए झांकी में आएंगे। तो सारा का सारा विश्व आज की डेट में कर्तव्य पथ पे सबकी नजरें हैं, किस तरीके से भारत अपना 76वां राष्ट्रीय पर्व मना रहा है, इसको देखने की बात है। और साथ में मैं तो इस मोमेंट को जब भी मैं देखता हूँ रोंगटे खड़े करते हैं, और तमाम तरीके की रीडेडिकेशन आता है इस देश के लिए, और फिर से लगता है कि क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन कुछ नेशन बिल्डिंग में रहे। बिल्कुल। और देखिए परेड की शुरुआत हो गई है, आपने जिक्र किया शरदेंदु सर 21 तोपों की सलामी का। मैं चाहूंगी जरा आप इसके महत्व के बारे में भी समझाइए, ये क्यों दी जाती है और इसके पीछे का क्या महत्व है? देखिए, ये एक तरीके का हमारा एश्योरेंस रहता है अपने सुप्रीम कमांडर को कि जो सबसे बड़ी विधा है, जो गन्स है, जो अल्टीमेटली आर्गुमेंट होता है किंग का, तोपों द्वारा टारगेट को बर्बाद करना, जब वो आपको सम्मान देने के लिए ब्लैंक राउंड फायर करता है तो ये दिखाता है कि सबसे बड़ा सम्मान आपके है, हम आपको रीडेडिकेट करते हैं, आपके प्रति हम कमिटेड हैं। ये गोले दुश्मन पे बरसाए जाते हैं, और जब ये ब्लैंक राउंड आपके सम्मान में दिया जा सकता है तो इससे बड़ा कोई भी सैल्यूटेशन किसी के लिए हो नहीं सकता। तो ये अपने आप में एक ट्रेडिशन है। देखिए, हिंदुस्तान की आर्मी अपने ट्रेडिशन और कल्चर पे काम करती है, एक तरीके की प्रथा बनाई हुई। आप तलवार से जब आप सैल्यूट देते हैं तो तलवार को डाउन करते हैं, जब टैंक आपके सामने से गुजरता है तो वो बैरल अपना नीचे करता है। तो कहने का मतलब कि एक श्रद्धा है, एक तरीके का नमन है, एक तरीके का सम्मान है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्रपति के प्रति। जाहिर तौर पर देखिए अब शुरुआत हो गई है, अलग अलग झांकियाँ अलग अलग प्रदेशों से अब एक एक करके सामने आएंगी, और यही देश को मजबूती के साथ प्रेजेंट करती हुई। और नवीन दुबे जी, देखिए देश की तो निगाहें हैं ही, देश के जो दुश्मन देश हैं उनकी भी निगाहें जाहिर तौर पर देखिए कर्तव्य पथ पर रहती होंगी। चाहे हम गणतंत्र दिवस की बात कर ले, चाहे हम स्वतंत्र दिवस की बात कर ले, उनको भी रहता होगा कि भाई अब क्या नया भारत के पास जो हमारे पास नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक संदेश भी भारत की तरफ से जाता हुआ कि अब आंखें उठा के मत देखना, ये पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा। शिल्पा जी, पहली चीज तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान कभी ना पुराना हुआ है, ना बूढ़ा हुआ है, ना कभी होगा। पहली चीज, ये लोग एक जो ट्रेंड सेट कर दिया कि पुराना हिंदुस्तान और नया हिंदुस्तान, ये डिवीजन करने की जरूरत हमें तो नहीं लगता है कहीं जरूरत है। पहली चीज मैं बता रहा हूँ वो जिम्मेदारी के साथ। देखिए, ऐसा है, इस देश की एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को काट के अलग करने की हिम्मत जुटाई थी। मैं समझता हूं इतनी बड़ी आयरन लेडी और इतना बड़ा आयरनी प्रधानमंत्री इस देश को आज तक मिला ही नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, भरे नरेंद्र मोदी के शान में लोग कितने भी कसीदे पढ़े, लेकिन मैं ये मानूंगा कि इंदिरा जी के मुकाबले का उतनी बड़ी लौह महिला जो प्रधानमंत्री थी, महिला होने के नाते, वैसा प्रधानमंत्री इस देश को आज तक कोई मिला ही नहीं है। पहली चीज, आज आप स्थिति देखिए बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और हमारे देश के अंदर हिंदूवादी विचारधारा की सरकार है, तो हमारी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है कि हम वहाँ हिंदुओं के अधिकारों की सुरक्षा करें, उनकी जानमाल की सुरक्षा करें, और एक बड़ा मैसेज बांग्लादेश की यूनिट सरकार को दें। अब स्थिति आप देखिए कि हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दूरियां बना के रखा गया है, और हम लोगों ने इसमें सफलता हासिल की। आज स्थिति क्या हो गई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ विचारधारा मिल रही है, ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बनने जा रही है। तीसरी चीज आप देखिए, श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, आज वहाँ चाइना ने अपना हस्तक्षेप बढ़ा लिया। अफगानिस्तान में आप देख लीजिए,
वहां भी वही स्थिति है। हमारे पड़ोसी देश जो हैं पाकिस्तान के, तो हम पहले से जन्मजात दुश्मन हैं ही, पहले दिन से हम दुश्मनी हमारी उसकी चली आ रही है, और वो जिस तरीके की घुसपैठ और इस तरीके की छद्म युद्ध कर रहा है देश के साथ में, निश्चित तौर पर एक बड़ा सबक सिखाने की उसको भी जरूरत है। अब नेपाल जो कभी हमारे सामने आंख नहीं उठाता था, आज वो भी कभी कभी आंखें तरेरने लगता है। अच्छा। तो हमको इन स्थितियों से निपटने के लिए, अब आप ठीकरा फोड़ देंगे साहब, राजीव गांधी के समय में ये हुआ था, उस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व में कहीं इंटरनेट नहीं था। तो ये जैसे जैसे समय बढ़ता है, तकनीक के क्षेत्र में परिवर्तन आते हैं, हर देश तरक्की करता है। चलिए, हमने मैं भी आती हूँ, उत्तरोत्तर लौटती हूँ आपके उपलब्धियां पास से। हासिल ये की हैं। तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। देखिए, जमीन से लेकर आसमां तक हर जगह तिरंगा कितनी शान के साथ लहराता नजर आ रहा है। और यही जो एक एक देशवासी के मन में अपने देश के प्रति जो एक भावना उत्पन्न होती है, जो एक जुड़ाव महसूस होता है अपने देश के प्रति, वाकई में इसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। और इन तस्वीरों के साथ पूरे देश के साथ साथ दुश्मन देशों के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें कहीं ना कहीं आज भारत की तरफ, भारत बहुत तेजी के साथ विश्व गुरु बनने की दिशा में जो अग्रसर है। कौशिक जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। नवीन जी ने अपनी बात कही कि भारत देखिए कोई नया पुराना नहीं होता है, और कुछ लोगों ने क्या वाकई में ट्रेंड सेट कर दिया है कि 2014 से पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत। देखो, नवीन जी जब कह रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। वो कह रहे थे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और सरकार चुप है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए तब सरकारें चुप थी। आप देखिए कितने हिंदू मार दिए गए, उनके मुकदमे भी सरकारों ने वापस ले लिए, उनकी नहीं सुनी गई, और आप देश के बाहर की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप इससे कंपेयर करके नहीं, क्या चाहते हैं? कंपेयर नहीं, बांग्लादेश में हिंदू मरे मरता रहे। नहीं मरने सरकार कुछ जो नहीं करेगी। देखिए यूपी में ऐसा हुआ था। अंतरराष्ट्रीय देखो स्तर, मतलब देखिए वही। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो दबाव बनाने का प्रयास किया वो न किया हो, ठीक। तमाम मंचों पे कहा, लेकिन दूसरे देश में ऐसे थोड़ी हस्तक्षेप कर सकते हैं आप। कूटनीतिक तरीके से तमाम निर्णय लिए जाते हैं। आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है? ये युद्ध का समय थोड़ा ही है कि आप जाके तमाम सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि भारत को आक्रमण कर देना चाहिए बांग्लादेश पे, फिर क्या होता उसके बाद? किसी न किसी इशारे पर वहां तख्ता पलट हुआ, और आप देखेंगे कि जिस शहर में तख्ता पलट हुआ, 2.5 करोड़ की जनसंख्या में 3 लाख लोग सिर्फ सड़कों पे आकर के और सब कुछ तबाह कर दिया बांग्लादेश को। 3 लाख लोगों ने, उन 3 लाख लोगों का विरोध 2.5 करोड़ की जनसंख्या में लोग नहीं कर पाए। वही तमाम घटनाएं इस देश और प्रदेश की भी आप देखिए। कुछ मिट्ठू भर लोग जब विद्रोह करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो शांतिप्रिय लोग दरवाजे बंद करके देखते हैं उसको। यही बदलने की आवश्यकता है। जो भी बांग्लादेश में हुआ, विपक्ष ने भी उसका विरोध किया, सत्ता पक्ष ने भी अपने जहां मंचों पर बात रखी थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे निर्णय होते हैं कूटनीतिक तरीके से जहां सीधे सीधे नहीं लिए जाते। आप अफगानिस्तान की आप बात कर रहे थे, आज आप देखिए ना अफगानिस्तान और भारत के बीच क्या स्थिति है। अभी बीच में ही 2 हफ्ते हुए हैं, 75 सैनिक मार दिए पाकिस्तान के अफगानिस्तान ने, लेकिन कभी अफगानिस्तान का आश्रय पाकिस्तान ने दिया, कभी अफगानिस्तान के सैनिकों को प्रशिक्षण पाकिस्तान ने दिया, और आज वही सैनिक लड़ रहे हैं। आप इस देश में देखिए भिंडरवाला के साथ क्या हुआ। आप आज कोई देश के, मैं प्रधानमंत्री की बात कर लूं, नरेंद्र मोदी जी की बात कर लूं, आप देखिए वहां क्या हुआ पंजाब में। ठीक है, पंजाब में गुरुद्वारे पर सेना पहुंची, गोलियां चली, आज किसी मंदिर पर चला के कोई दिखा दे। उस भारत में और इस भारत में इसलिए अंतर है कि आज मतलब आप ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को साधुवाद देंगे। बिल्कुल देता हूं मैं। उनके वो डिसीजन मेकिंग, वही कह रहा हूं कि वो डिसीजन मेकिंग बहुत जबरदस्त थी। वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री नहीं थी, वो देश की प्रधानमंत्री, मैं वही तो कह रहा हूं। लेकिन यहाँ जब पंडित नेहरू का नाम आ जाता है, नरेंद्र मोदी, जो लोग राजनीति में उस समय नहीं आए होंगे, अभी नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। आप ये कहिए, जो अब ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी में कुछ खूबियां हैं, इंदिरा, दोनों की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी के बीच में भी एक पक्ति थी जो प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें कोई नहीं जानता। ये देश इंदिरा गांधी का, ये देश नरेंद्र मोदी का, जितने भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, हम सबका ये देश और सबकी भागीदारी रही, सबका अपने अपने स्तर पर अपने अपने अंदाज में योगदान रहा देश को आगे बढ़ाने की तरफ। ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, और ये कर्तव्य पथ पर परेड एक एक करके अब अलग अलग राज्यों की झांकियां भी आएंगी, और ये इस बात की तरफ इशारा करती हुई तस्वीरें
कि देश ने ये 75 वर्षों का जो शानदार सफ़र तय किया, अब आगे किस विजन के साथ हम बढ़ रहे हैं, किस मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। झा साहब भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। झा साहब देखिए, अगर हम रक्षा के क्षेत्र की बात करें तो इन 75 वर्षों में हम कितने मजबूत हो पाए हैं। एक समय था जब हम अमेरिका की तरफ आस भरी निगाहों से देखते थे, अब कितना परिवर्तन आप इस तस्वीर में मानते हैं? शिल्पा जी, मैंने 1974 में मिलिट्री कॉलेज में अपना प्रवेश लिया था और तभी से हम लोगों को बताया जाता था कि हम लोग टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहें। इसके बाद नैरेटिव, ये उस समय बड़ा नैरेटिव था क्योंकि हमारे पास में उन दिनों में तो ज़रूर थी लड़ने की क्षमता, लेकिन जिस तरह से हमारे उत्तरी सीमा पर चीन जो है वो अपनी ताकत को बढ़ाता गया और हम उससे मुकाबला करने में पीछे रह गए, तो ये जो गैप बढ़ता गया इससे हम पीछे छूट गए थे। भारत में जो मॉडर्नाइजेशन होती थी, जो सेना की जो मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए और बहुत अत्यावश्यक है, वो ये नहीं हो पाया। और वो किस लिए नहीं हो पाया कि क्योंकि सब कुछ हम बाहर से ही खरीदते थे। यहाँ तक कि शिल्पा जी, हमें इतना बड़ा शॉक लगा था और हमें शर्मिंदगी भी हो रही थी कि 2020 में जब गलवान एस्केलेशन हुआ था, उस समय में हमारे सेना के पास में वही SLR राइफल थे, वही इंसास राइफल थे। कैसी हमारी सेना उनसे लड़ती। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी इस सरकार को कि जिन्होंने कुछ हफ्तों में जो नेगेव LMG होते हैं वो खरीदा है, टेवर X95 राइफल्स खरीदे, AK-103 लगभग 70,000 स्टॉक से लिया, लगभग ये सिग्मा 716 राइफल जो है आज के दिन में अद्वितीय है पूरे विश्व में, उसके 1,44,000 वो राइफल्स खरीद के हमारे सेना को दी गई और हफ्तों में उसकी ट्रेनिंग देके जो LAC के ऊपर में जो तैनात की गई थी, इन राइफल के साथ में तैयार की गई थी। तो क्यों ना गर्व हो इस सरकार पे, क्योंकि इसके पहले अगर मान लीजिए कभी युद्ध हो जाता, भगवान ही हमारी रक्षा करते, क्योंकि ना हम कहीं पे आर्मी का मॉडर्नाइजेशन कर पाए थे, टैंक हमारे पास में नहीं थे जो लाइट टैंक होने चाहिए, जो कि हाइट पे, जो हिमालय पे या और कहीं ऊंची जगह पे जो डिप्लॉय हो सके, वो नहीं थे। हमारे पास में एयरक्राफ्ट नहीं था। अगर चीन का J-17 यहाँ पे आ जाता तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास में जहाज नहीं था। आज के दिन में रफाल जो 2 स्क्वाड्रन इमरजेंसी परचेज हुआ था, वो उसी दिनों में आए थे और इसीलिए बहुत सारे लोगों का, एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन इसीलिए नहीं हमला कर पाया क्योंकि वो जहाज हमारे यहाँ पे आए थे जिसका कि तोड़ चीन के पास में नहीं था। चीन के पास में J-20 या J-21 एयरक्राफ्ट है जो कि 5th जनरेशन वो एयरक्राफ्ट मानते हैं, लेकिन वो रफाल के सामने आने से डरते हैं। तो ये जो चीजें हुई थी, ये सब चीजें हमारा जो सीना है वो काफी चौड़ा करता है, गर्व से भर देता है। आज के दिन में आर्टिलरी में देखिए हमारे पास में M777 है, हमारे पास में L&T का अपना देश में बनाया हुआ अल्ट्रालाइट हॉविट्जर 777 वो है, अताका ATGM है, सारंग आर्टिलरी सिस्टम है, और अभी जैसे जो 20 तोपों की सलामी की बात कर रहे थे, ये 155 mm का ATGM DRDO द्वारा डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है और बनाया गया है और इंडक्ट भी हो गया है। तो ये सारी चीजें तो ये बहुत कम समय में हुई थी। इसके अलावा टैंक जो आज के दिन में देश में बन रहे हैं, चाहे वो T-90 अर्जुन टैंक हो, जोरावर टैंक हो, ये सारे देश में बन रहे हैं। और इन टैंक में जैसे T-90T MBT था, इसमें लगभग 71 अपग्रेड्स हुए हैं जो कि आज इसको विश्व के प्रथम श्रेणी में लाके खड़ा करता है। ये आज के दिन में हुए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसके लिए कि हमें गर्व है। नेवी के पास में देखिए, जब 2013 नया भारत और पुराना भारत का जो विवाद है वो चलता रहेगा। हमने जब 2013 में देखा था, हमारे पास में नेवी के पास में कुछ नहीं रह गया था। एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो भी डीकमिशनिंग के दौर पे था, और जो एडमिरल गोर्शकोव जो रशिया से आने वाली थी, उसका प्राइस एस्केलेशन इतना ज्यादा हो चुका था कि उन दिनों के थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर लीजिए। सरकार कह रही थी कि हमारे पास में इतने पैसे नहीं है कि हम वो गोर्शकोव खरीद सके। तो आज के दिन में हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा अभी बन रहा है। उन दिनों में सिर्फ 7
पनडुब्बी जो है, सबमरीन जो है, वो एक्टिव रह गए थे। अगर किसी ने अगर अटैक कर दिया होता समुद्र के माध्यम से, तो हम तो मर जाते। अरे झा साहब, एक सब चलिए, एक चीज और ऐड कर ठीक है सर, लीजिएगा। आज का दिन देखिए बहस का डिबेट दिन करने का नहीं है। आज का दिन है जो देश ने उपलब्धियां हासिल की उस पर गर्व करने का, उसको लेकर जश्न मनाने का। मैं लौटती हूँ सर आपके पास। देखिए, इंडोनेशिया का ये सैन्य बैंड, जो अभी हमने तस्वीरों में देखा भी, इंडोनेशिया के सैन्य अकेडमी का ये बैंड वहाँ पर, और मैं चाहूँगी ज़रा इंडोनेशिया के साथ एक खास कनेक्शन, इस बार एक ये खास इत्तेफाक की 1950 में पहली बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था, शरदेंदु सर, उस समय भी इंडोनेशिया गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, और आज एक बार फिर दोनों देशों के बीच के संबंधों को किस तरह से देखते हैं? कितने प्रगाढ़, कितने मजबूत हुए इन 75 वर्षों के सफर के दौरान? देखिए, हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के बहुत पुराने रिलेशन है, जैसा आपने बताया 1950 और आज की डेट में 2025, 75 साल निकल गए। देखिए, हमारी मित्रता के आयाम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की किया। आज की डेट में देखिए, इंडोनेशिया का मार्चिंग कंटिजेंट कर्तव्य पथ पे चल रहा है, उनका बैंड चल रहा है। तो ये दिखाता है कि दोनों हिंदुस्तान और इंडोनेशिया एक पेज में एक तरीके की सोच रखते हैं, भाईचारा डेवलप किया। और हमारा तो कल्चरल एफिनिटी भी रहा है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी रहा है, तमाम तरीके के ट्रेड, कॉमर्स, हर चीज में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और साथ में हिंदुस्तान ने हमेशा से इंडोनेशिया की मदद की है और अपना एक ट्रेड को नए आयाम पे लेके आए। तो ये बहुत बड़ी देखिए जर्नी रही है। 75 साल देखिए बहुत बड़ा समय होता है। कितने अप एंड डाउन आए, कितने हमने युद्ध लड़े, तमाम तरीके की विषम परिस्थितियों को झेला, लेकिन हमारी मित्रता बनी रही। तो कहने का मतलब कि हिंदुस्तान एक बहुत ही रिलायबल, एक ट्रस्टवर्दी और क्रेडेंशियल वाला कंट्री है। अगर किसी के साथ दोस्ती करता है तो उसके अनड्यू एडवांटेज ना लेके आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन रखता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करता है। ये सबसे बड़ी खूबी है। हमारे जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो हमारे में अनेकता में एकता का हम जो भाव लाते हैं, इन्हीं सबसे पूरा विश्व अचंभित रहता है। कैसे इतने सारे लोग एक मंच पे एक देश में रह रहे हैं, ये सबके लिए कौतूहल का विषय बना रहता है। तो ये सारी चीजें हमारी देखिए हेरिटेज है। आज के जो थीम है हमारा जो इस गणतंत्र दिवस का, कि स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास, तो ये देखिए अपने आप में सारा कुछ समाहित करता है। जब हम विरासत की बात करते हैं तो पुराना हिंदुस्तान, जिसके आप डिबेट करते हैं, नया हिंदुस्तान, पुराना हिंदुस्तान, सब कुछ उसमें इंक्लूड है। विकास की बात करेंगे तो आगे फ्यूचर की भी बात करता है, प्रेजेंट की भी बात करता है। तो आपने पास्ट को इंक्लूड किया, प्रेजेंट को इंक्लूड किया, फ्यूचर को इंक्लूड किया, और आप स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं, यानी कि गोल्डन इंडिया। गोल्डन इंडिया कैसे होगा? जब हम डेवलप्ड होंगे, तमाम तरीके के रेवेन्यूज होंगे, हमारे यहाँ पॉवर्टी एलिमिनेशन होगा, तमाम तरीके के जो वेरियस सेक्शन है हमारे डेमोक्रेटिक के, तमाम स्तंभ है, वो और मजबूत होंगे। तो ये सारा कुछ देखिए देश को मजबूत बनाता है। और साथ में हमारी विश्व में साफ, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, विश्व का कोई भी कोना हो, वहां भारतीय है, हमारा डायस्पोरा है, हमारी एक तरीके की सोच है, और हम उस देश में जहां काम करते हैं उसके भी नेशन बिल्डिंग में उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़े हिंदुस्तानियों का हर जगह वर्चस्व छाया हुआ है। मैं तो बड़े फख्र के साथ कहता हूं, मैंने विश्व के तमाम देशों में मैं गया हूं, लोगों से इंटरेक्ट किया है, गर्व से सीना चौड़ा होता है जब हम किसी भारतीय को वहां पे पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हुए देखते हैं। और साथ में वो प्रवासी भारतीय हिंदुस्तान की मिट्टी की सुगंध हमारे में कहीं ना कहीं खोजता है। तो इस तरीके की जो भावनाएं वो सिर्फ भारतीयों में हो सकती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि विश्व गुरु का एक्चुअल कोई कहलाने वाला है तो वो हिंदुस्तान है। जब हम निष्पक्ष भाव से अहिंसा की बात करते, सत्य की बात करते, किसी कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात नहीं करते, किसी कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन की नहीं बात करते, सिर्फ मानवता की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान एक डिफरेंट भूमि पे उभर के आता है। हम चाहे किसी भी पार्टी लाइन से बंधे हो, हम किसी भी रिलीजन से बंधे हो, जब हम बाहर जाते हैं या हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हम एक सुर में बोलते हैं। और इसी का रिफ्लेक्शन आज की डेट में आपको कर्तव्य पथ पे दिख रहा है। देखिए, हिंदुस्तान का जो सैनिक है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, बच्चे हैं, तमाम तरीके के डायरेक्टरेट के जो झांकियां हैं, आप देखेंगे कि उसमें कहीं भी एक रिलीजन बायस नहीं मिलेगा। भारत की पूरा डेवलपमेंट दिखेगा। किसी एक पार्टी लाइन को वो नहीं बोल रहा, बल्कि आज हिंदुस्तान एक हुआ है। सारे के सारे लोग एक स्वर में हिंदुस्तान की विजय गाथा है, हिंदुस्तान के स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। देखिए, बख्तरबंद गाड़ियां आ रही हैं, जवानों का सलूट, टर्न आउट, उनका कॉन्फिडेंस, ये देखते बनता है। देखिए, यंग सोल्जर किस तरीके से सलूट कर रहा है, आगे 25 साल तक वो अपने आप को इस नेशन के लिए डेडिकेट करेगा। तो ऐसा मेरा मानना है, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे अंदर।
Yes. चलिए देखिए, अनेकता में एकता का संदेश तो हिंदुस्तान शुरू से देता ही आया है और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको अभी एक्सप्लेन भी किया। कौशिक जी, ऐसे में देखिए, पाकिस्तान को छोड़कर बाकी के जितने भी पड़ोसी देश हैं हिंदुस्तान के, हमने भी इंडोनेशिया का जिक्र कर लिया, बाकी देशों के साथ के संबंधों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये तो परिस्थितियों के हिसाब से शिल्पा जी होता है। बहुत सारी ऐसी स्थिति हमने देखी है कि कूटनीतिक तरीके से जवाब दिए जाते हैं, कूटनीतिक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं और कूटनीतिक तरीके से मोल भाव भी होता है। इसी पे मैं आ रही थी कि डिप्लोमेटिकली हम लोग कितने स्ट्रांग हो पाए हैं। नहीं, आप देखिए ना, मैंने अभी जिक्र किया था कि यदि हमारे देश का कोई नागरिक फंस जाए और हम लाते हैं और युद्ध रुक जाए और हमारे देश के नागरिकों को निकलने दे, तो ये कम बड़ी थोड़ी है कि दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है और दोनों देशों के बीच युद्ध रख रहा है कि भारतीय नागरिक जा रहे हैं, उनको जाने दिया जाए। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? यही जो व्यवस्था 10 साल में परिवर्तित हुई है, जहां नवीन दुबे जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, यही तो देखा गया है। पहले कभी एक एग्जाम्पल नवीन दुबे जी दे दें कि यह युद्ध किसी देशों में हो रहा है और हमारे देश के नागरिकों को निकलने दिया गया हो। जब हम कूटनीतिक तरीके से निर्णय लेते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, अमेरिका की तमाम आंखें दिखाने के बाद भी रसिया से हमने ऑयल खरीदा, पीछे नहीं हम गए। तो ये निर्णय किसके हित में था? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए, नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया और हम लोग पीछे हट जाते हैं। उन्होंने दिल खोल के निर्णय लिया कि रसिया से हम ऑयल तेल लेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि निश्चित तौर से तमाम ऐसे मुद्दे हमने देखे हैं कि देखो, जब अटल बिहारी वाजपेयी बाहर जाते हैं और इंदिरा गांधी उनको भेजती हैं संबोधन के लिए, आज विपक्ष का कोई नेता ऐसा है जो सरकार भरोसा कर सके कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की बातें आप रखिए जाकर के सरकार भरोसा करती हो? ये जो विश्वास सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच घट रहा है, देखो, घर में हम लड़ सकते हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बात आती है तो निश्चित मजबूती के साथ हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। ये संदेश पूरी दुनिया को देना होगा कि भाई देखिए, आपस में हमारी जो सियासी लड़ाई है वो अलग है और जब बात देश की आती है तो फिर हमें कोई तोड़ नहीं सकता, हमें कोई बांट नहीं सकता। झा साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। झा साहब देखिए, हम रक्षा के क्षेत्र में मजबूती की बात कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते हैं उन्हें कैसे हम प्रगाढ़ कर पाए हैं, मजबूती प्रदान कर पाए हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात कर ले अंतरिक्ष के क्षेत्र की, तो वाकई में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो इसरो ने हासिल की, वो हमारे देश को स्वर्णिम भारत की तरफ ले जाने की दिशा में कितनी महत्वपूर्ण तस्वीर है? आवाज दीजिए। इनका अंतरिक्ष सिर्फ अपनी जो एक टेक्निकल पावर है उसको बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आवाज तेज कीजिए। देश के सारे क्षेत्र में विकास कर रहा है, चाहे वो कम्युनिकेशंस हो, स्कूली पढ़ाई हो, या टेलीकम्युनिकेशंस का हो, या सेना के क्षेत्र में। देखिए, आज के दिन में जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, ये इतने सशक्त हैं कि जमीन के ऊपर में वो देख सकते हैं, चाहे वो आकाश जो बादलों से ढका हो या आकाश खुला हो, उस समय में देख सकते हैं। लेकिन शिल्पा जी, इसके ऊपर में मैं थोड़ी सी बाद में आऊंगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक झांकी देखी थी जिसमें आकाश मिसाइल जा रहा था। जब मैं फौज में था उन दिनों में भी ये आकाश मिसाइल हमारे यहाँ पे आया हुआ था, और तभी से हम लोग सोच रहे थे कि क्या भारत कभी मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। शिल्पा जी, पिछले 6 साल में अग्नि 5, प्रलय, अग्नि प्राइम, उसके बाद क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QR SAM जिसको बोलते हैं वो, रुद्रम, शौर्य, निर्भय, ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन 400 किलोमीटर वाला जो है वो, उसके बाद एंटी टैंक मिसाइल्स, स्टैंड ऑफ मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल जो कि एयरक्राफ्ट यूज होते हैं, और 400 किलोमीटर दूर में जो सबमरीन होता है उसको मारने के लिए सक्षम है, जिसको स्मार्ट मिसाइल बोलते हैं। ये सारी चीजें पिछले 6 साल में आई हैं, और आज के दिन में हम गर्व से कह सकते हैं कि मिसाइल के क्षेत्र में आज का भारत जो है वो आत्मनिर्भर है। अब आता हूं वापस जहां पे आपने छोड़ा था। देखिए, जहां तक देशों की बात है, संबंध की बात है, लोगों ने कहा कि वो ऐसा हुआ, बांग्लादेश का ऐसा हुआ, फलाना ऐसा हुआ, आज हम कहाँ हैं। देखिए, हम लोग राजनीति में ना जाएं, ये हम जानते हैं कि नेपाल, किसी ने कहा कि आज के दिन में आंख दिखा रहा है, नेपाल से संबंध 1984 से बिगड़े हैं।
1984 ऑनवर्ड्स नेपाल जो है वो चाइना की तरफ में आकर्षित होता रहा है, और वहाँ पे जो लेफ्ट गवर्नमेंट आई थी वो चाइना के इशारे पे चलती थी, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उन्हीं दिनों से चाइना से उसको फ्रीबीज मिलते रहे हैं, उनको एड मिलते रहे हैं, उनको पैसे मिलते रहे हैं। और आप जानते हैं छोटे देश को अगर 2 मिलियन 3 मिलियन डॉलर अगर ऐसे ही कोई दे देता है तो वो उधर झुक जाएगा। तो नेपाल जो है आज के दिन में वही है, चाइना का लगभग गुलाम बनता जा रहा है, क्योंकि चाइना ने इतने सारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, इतने बिलियन डॉलर्स के, कि नेपाल उसको चुका नहीं सकता है। तो जो हालत पाकिस्तान की हुई है वही हालत नेपाल की भी हुई, और वो आज के दिन नहीं है, वो पिछले लगभग 20-22 साल से ये सब चलता आ रहा है। तो नेपाल जरूर आज ऐसे स्थिति में है जहां पे कि भारत को थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो रही है, लेकिन इसके अलावा देख लीजिए मैत्रीपूर्ण जो संबंध है आज के दिन में नेपाल से भी है। जब शेख हसीना जब तक थी बांग्लादेश की प्रेसिडेंट, वहां पे बहुत मधुर संबंध थे। तो पड़ोस से संबंध बहुत अच्छे हुए हैं, और पूरे विश्व में आज के दिन में कह सकते हैं कि जो कूटनीति है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो पॉलिसी है, वो बहुत सशक्त हो रही है। आज के दिन में भारत जो कहता है पूरी दुनिया सुनती है उसको और उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था, जो 2-3 नारे दिए थे कि भारत का जैसे योग का दिवस हो, और भी कुछ चीजें जो उन्होंने रखी थी, बिल्कुल हाथों हाथ बिक गई। यहाँ तक कि इस्लामी देश भी आज के दिन में योग जो डे मनाया जाता है वो उसमें शामिल होते हैं। तो ये चीजें आज के भारत में जरूर हैं, और ये चीजें आगे के दिन में देखिएगा, जैसे इससे भारत और आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो जाएगा, आर्म फोर्सेस के लिए सशक्त होता जाएगा, ये चीजें और जो सम्मान जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज छोटी सी हम आपको बताते हैं, आज का जो पुराना भारत और आज का भारत, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा, मैं बात करूंगा। पुराना भारत और आज के भारत में एक फर्क जरूर है। हमें याद है जब आज के जो उमर अब्दुल्ला हैं चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की, जब वो पार्लियामेंट में एक उन्होंने वक्तव्य दिया था कि आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम अ प्राउड इंडियन, तो सब लोग बिल्कुल हाथ तालियों से गड़गड़ा रहा था। लेकिन अगर एक आदमी कहता कि मैं एक हिंदू हूं और मैं एक भारतीय हूं, तो लोग कहते हैं कि ये कम्युनल है, ये कम्युनल की बात बोल रहा है। तो ये अंतर जरूर आया है। आज के दिन में आप कह सकते हैं कि मैं एक गर्वान्वित हिंदू हूं और मैं भारतीय हूं, और मैं सबों की बात करता हूं, मैं शांति की बात करता हूं। लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, और मतभेदों के साथ मजबूती के साथ सब एक साथ मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाए, ये हम सबका मकसद होना चाहिए। और ये देखिए परेड की शुरुआत जबरदस्त तरीके से हुई। 300 कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के साथ इस धुन के साथ परेड की शुरुआत की। इसके बाद फिर परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अवनीश कुमार ने सलामी दी, जिसके बाद फिर इंडोनेशिया की मार्चिंग दल को हमने कर्तव्य पथ पर देखा परेड करते हुए। मार्चिंग दस्ता वहां पर मौजूद दिखाई दिया, तकरीबन 120 सदस्य उस दल में शामिल थे। उसके बाद फिर ब्रह्मोस मिसाइल की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल की टुकड़ी वहां पर मार्च करती नजर आई। इस मिसाइल के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी शरदेंदु सर। देखिए, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये हिंदुस्तान और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, और ये एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के मद्देनज़र रखते हुए ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट हुआ है। और ये पिछले जैसा तमाम तरीके के आपके स्पीकर बोल रहे हैं कि कुछ दिनों में डेवलपमेंट हो, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस लगता है। किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने में एक दिन में नहीं बन जाता है, ये 4 साल या 2 साल में नहीं बन जाता है। तमाम तरीके की रिसर्च होती है, कोलैबोरेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, और साथ में एक कोर ग्रुप क्रिएट किया जाता है। पहले उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसका टेस्ट फायर किया जाता है, तमाम तरीके की एक्यूरेसी देखी जाती है, कंसिस्टेंसी देखी जाता है, प्रोबेबल एरर देखा जाता है, फिर उसका एक मास प्रोडक्शन होता है। इन सारी विधाओं से हम आज की डेट में निकल चुके हैं, और ब्रह्मोस पूरी तरीके से ऑपरेशन मिसाइल हो रखा है। तो इसमें ये इसका एयरफोर्स वर्जन भी है, इसका ग्राउंड वर्जन भी है, और एक स्टेट ऑफ आर्ट क्रूज मिसाइल है। इसका डिटेक्शन मुश्किल होता है, लॉन्ग रेंज है। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान की जो सुरक्षा नीति रही है वो 1947 से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही। इसको आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हैं कि 1962 में हम क्या थे, 1965 में हम क्या हुए, 71 में हमने क्या किया, कारगिल में क्या किया, और तमाम तरीके के सोल्जर होता है, उसको जिस तरीके के इक्विपमेंट दिए जाते हैं उस तरीके से वो हमले करता है और रिजल्ट कंट्री के सामने लाता है। कुछ कमी बेशी जरूर हो सकती है, लेकिन समय बदल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। कि अगर हिंदुस्तान डेवलपमेंट हो रहा है
तो वो डिफेंस फोर्सेज में भी लागू होता है। अगर हमारे साइंटिस्ट नए नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हिंदुस्तान में पड़ता। और जहाँ तक ब्रह्मोस मिसाइल का सवाल है, ये पुराना प्रोजेक्ट है, काफ़ी लंबे समय से हिंदुस्तान और रशिया ने इसके ऊपर काम किया है। रशिया की टेक्नोलॉजी आई और अल्टीमेटली इसका मास प्रोडक्शन हिंदुस्तान में शुरू हुआ। जॉइंट वेंचर एक दिखाते हैं कि दो कंट्रीज का जॉइंट वेंचर कितना सक्सेसफुल हो सकता है। ये तभी पॉसिबल हुआ जब दोनों देशों में ऑनेस्टी थी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे प्रोजेक्ट आज की डेट में इसलिए लॉन्च नहीं हो पाते हैं क्योंकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में लोग बाधाएं इकट्ठी करते हैं, तमाम तरीके का ट्रस्ट नहीं होता है। हिंदुस्तान इन सारी चीज़ों से ऊपर उठा रखा है और आज की डेट में जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका वर्ल्ड में मार्केट है, तमाम देश इसको खरीदने की कोशिश में है और तमाम तरीके का हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो इसकी टेक्निकलिटीज है उसमें ना जाके ये कहना जो जरूरी होगा कि वो हमारे डिफेंस नीड को पूरी तरीके से मीट आउट करता है, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे गल्फ ऑफ पर्शिया हो, चाहे अरेबियन सी हो, चाहे एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट हो, चाहे ग्राउंड वर्जन हो, इन सारी चीजों में वो खरा उतरता है। और इसके लिए चिंतित हैं पाकिस्तान और चाइना, चिंतित है हमारे पड़ोसी देश के हिंदुस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल, जो एयरक्राफ्ट है, जिस तरीके से सबमरीन और जंगी बेड़े हमारे डेवलप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत इस रीजन में उभरते हुए पावर अपनी औकात में रह सके। राफेल का भी हम बात करेंगे, सुखोई, पराक्रमी, पिनाका की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दुबे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आज का कैप्शन होना चाहिए नेहरू टू नरेंद्र। देश के 76वें गणतंत्र की गौरवमयी जो प्रेजेंटेशन हम आज देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है और शानदार है। देश की प्रतिष्ठा को, देश की ख्याति को विश्व के पटल पर एक बड़े स्तर पर रखने वाली है, पहली बात। दूसरी चीज आती है कि जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन में बहुत सारी चीजें लगती हैं, फिर पिलर खड़े होते हैं तो ऊपर का हिस्सा निकल के आता है। मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि नेहरू टू नरेंद्र की जो जर्नी है इस देश की, वहां फाउंडेशन से लेके पिलर बने, उसके बाद जो ऊपर की भव्य इमारत में अब नरेंद्र मोदी जी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये वास्तव में एक अच्छी परंपरा है, अच्छी चीज है और ये देश उस पर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ना चाहिए। अभी हमारे आदरणीय झा साहब बोल रहे थे, मैं उनको एक चीज और याद दिलाना चाह रहा था कि हमारे देश में बहुत बड़ी विवादित हुआ था, सरकार चली गई थी राजीव गांधी की बोफोर्स तोप, और वही बोफोर्स तोप ऐसी थी जिसने कारगिल के युद्ध में हमें विजय दिलवाई है। तो समय समय पर हमने चीजों को लिया है और आगे भी मैं समझता हूं कि ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अभी नरेंद्र मोदी जी का दौर, उसके बाद कोई और नए प्रधानमंत्री आएंगे तो ये प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी और देश दिन बाई दिन सशक्त होगा, मजबूत होगा, राष्ट्रवाद और मजबूत होगा। निश्चित तौर पर एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हम भी गर्व करते हैं कि राष्ट्र है हमारा। बिल्कुल। और देखिए, हर देश की अपनी एक संघर्ष का पथ होता है, अपनी एक कहानी होती है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं और इन्हीं के साथ सीखते हुए और सबक लेते हुए आगे बढ़ा जाता है, सबके साथ के साथ आगे बढ़ा जाता है। शरदेंदु सर, अब देखिए, हमने ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र किया, अब मैं चाहूंगी जरा राफेल, हमेशा ज्यादातर हमने विवादों में उसका नाम सुना, लेकिन उसने इस देश को कितनी मजबूती प्रदान की, हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के बच्चों को, युवाओं को बताइए। देखिए, जो सेना है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको विवादों से ऊपर रहना चाहिए। उनका एक मकसद है देश की सुरक्षा, देश की जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, चाहे वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, हम उसके लिए कमिटेड हैं। हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात करते हैं, हम एपोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सत्ता में कोई आए जाए इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक मिशन है, हमारा एक कर्तव्य है, हम उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से समझते हैं और उसको डिस्चार्ज करते हैं और उसकी डिलीवरी करते हैं। ऐसे कोई ऐसा ओकेजन नहीं हुआ जब आपको सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी चीज में वांटिंग नजर आई हो। हमने चाहे जो भी इक्विपमेंट हो, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था रही है, जो भी हमारे रिसोर्सेज रहे हो, देखिए आपकी आवश्यकताएं अनंत है, तमाम तरीके के स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट वर्ल्ड में है। क्या आप सारी चीजें एक्वायर कर सकते हैं? क्या आप सारी चीजें पा सकते हैं? साधन लिमिट है, रिसोर्सेज लिमिट है। आप कहीं एक्सपेंडिचर करेंगे तो कहीं आपको रिसोर्सेज को कट करना पड़ेगा। ये चीजें सशस्त्र सेनाएं समझती हैं, तो उसको हम कंपनसेट करते हैं अपने जील से, अपने मोटिवेशन से, अपने ट्रेनिंग से। मैन बिहाइंड द मशीन पे हिंदुस्तान की आर्मी काम करती है। देखिए, मैंने कई तरीके के इक्विपमेंट हैंडल किए, चाहे बफोर्स हो, इंडिजिनस इक्विपमेंट हो, टैंक हो, मैकेनाइज्ड फोर्सेस का कॉलम, हर एक चीज के उसमें अल्टीमेटली क्या काम करता है, जो जिगरा सोल्जर रखता है उसको वो किस तरीके से
ऑपरेट करता है। नहीं तो 93,000 सैनिकों को हम सरेंडर नहीं करा लेते एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉर कि चारों तरफ से घेर लिया, आप घिर गए, आप मर जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, सरेंडर करिए, और विद इन नो टाइम 13 दिन में एक नया देश क्रिएट करके दे दिया विश्व के मानचित्र पे। तो इस तरीके से काम होता है। तमाम विधाओं का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं वॉरफेयर के। एक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक किलिंग है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। तमाम तरीके को चीजों को हम एमलगेमेट करते हैं। और अपडेट में रिपब्लिक डे परेड में कर्तव्य पथ में आपको ट्राई सर्विसेज की झांकी दिखेगी। हमने नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की एक झांकी साथ निकाली है। ये दिखाती है जॉइंटमैनशिप, ये दिखाती है सिनर्जी, ये दिखाती है हम कैसे एक दूसरे के फोर्सेस की जो प्लस पॉइंट है उसको एमलगेमेट करके एक फोर्स मल्टीप्लायर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें, और देखिए सोल्जर का मार्चिंग का जज्बा, ये असम राइफल का कंटिंजेंट जो आपके सामने आ रहा है, इनका मार्चिंग इनकी भी बहुत दिनों से डिमांड रही कि इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लिया जाए। ऑपरेशनली ये हिंदुस्तान आर्मी या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है, फाइनेंशियली मिनिस्ट्री ऑफ होम इसको डिफेंड करता है। तो आज की डेट में इनकी जिम्मेदारी मैनीफोल्ड बढ़ रखी है। तमाम तरीके के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को ये सिक्योर करते हैं, म्यांमार का बॉर्डर सिक्योर करते हैं, और साथ में जिस तरीके से बांग्लादेश में आज की डेट में उम्मीद की जा रही है कि तमाम इमिग्रेंट्स आ सकते हैं, तमाम तरीके के रेडिकल्स अक्रॉस द बॉर्डर आ सकते हैं, उसको ये चेक कर रहे हैं बीएसएफ के साथ मिलकर। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी असम राइफल के पास है, और इनके जो सोल्जर्स हैं, इनका मार्चिंग कंटिजेंट जो आपके सामने राइट नाउ गुजर रहा है, देखिए इनका जोश, इनका उत्साह और इनके देश के प्रति समर्पण। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, और हम जिस कौशिक जी अनेकता में एकता की बात कर रहे थे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अलग अलग रेजिमेंट, यहाँ पर जाट रेजिमेंट हमने अभी देखा, हमने गढ़वाल रेजिमेंट भी देखा, यानी कि कुल मिलाकर हम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम अल्टीमेटली एक साथ देश के नाम पर जब बात आती है तो खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में भारतीय सेना के शौर्य को भी हम देख रहे हैं, वो किस तरह से साल दर साल बढ़ा है। सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो शिल्पा जी, इन झांकियों के माध्यम से एक संदेश तो देश के लिए होता ही है। हाँ। एक कॉन्फिडेंस आता है हर देश के नागरिक को, चाहे वो आर्मी की झांकियां देखते हों, तमाम ऐसे हथियार देखते हों, तमाम ऐसी मिसाइल्स देखते हों, तो निश्चित तौर से कॉन्फिडेंस जागता है कि आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है और हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये भी ऐसे कार्यक्रमों से सीधा का सीधा देश के हर नागरिक को सरकार संदेश देना चाहती है, और एक ऐसा भी संदेश देना चाहती है कि देखिए, जैसे आज 16 राज्यों की झांकियां हैं, तो निश्चित तौर से हर व्यक्ति जब देखेगा तो ये समझ पाएगा कि नहीं, जो सर ने कहा कि एकता में अनेकता या अनेकता में एकता की जब हम बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें निश्चित तौर से मुझे लगता है हर एक नागरिक के दिल के कोने में एक ये संदेश प्रवाह करने का काम करती हैं कि निश्चित तौर से हम सुरक्षित भी हैं, एक भी हैं। पॉलिटिकल लोग कुछ भी कहते रहें, राजनीतिक परिभाषा भी कुछ उसकी अलग होती रहती हो, सरकारें आती हों जाती हों, इसके अलावा भी देश में स्थिरता बहुत आवश्यकता है। जो द्विवेदी जी ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, भारतीय नागरिक हूँ, ये निश्चित तौर से ये एक हर व्यक्ति के व्यवस्था में होता है। मैं तो कहूँगा कि हिंदू दूसरे नंबर पर आना चाहिए, पहले नंबर पर आना चाहिए कि हम भारतीय हैं। और जब इस श्रद्धा के साथ ईमानदारी से जब हम इसको दिल में या मन में उतारते हैं, तो निश्चित तौर से शिल्पा जी देश मजबूत होता है। और ये सब जो सब कुछ देख रहे हैं हम, चाहे महिलाओं की झांकियाँ हों, चाहे आर्मी की झांकियाँ हों, चाहे देश के किसी प्रदेश की झांकी हो, चाहे महिलाओं से संबंधित हो, निश्चित तौर से एक ऐसा संदेश देती हैं। महिलाओं को भी हमने देखा मार्च करते हुए यहाँ पर, महिला सशक्तिकरण का ऐसे में मैं जिक्र करना चाहूँगी। सर, कितनी सशक्त हुई है भूमिका महिलाओं? देखो, महिलाओं को लेकर जो एक पहले डाउटफुल माहौल रहता था, वो किस हद तक बदला? देखो, जितना होना चाहिए ईमानदारी से कहूँ उतना तो नहीं हो पाई। संवैधानिक रूप से उनको चाहे बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हों, लेकिन उन अधिकारों का दुरुपयोग भी होता है और हनन भी होता है। आप राजनीतिक बात देखिए, आप हर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक भागीदारी की बात होती है तो आप उससे अछूते रह जाते हैं। आप देखिए, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, 3500 रुपये देंगे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि हम महिलाओं को टिकट भी देंगे। और इतनी भागीदारी, जैसे अभी 33% आरक्षण की बात हुई, क्या किसी 33% बिल पास हो जाने के बावजूद, चाहे वो बाद में लागू होगा, या क्या वास्तव में किसी भी राजनीतिक दल ने, तमाम राज्यों में चुनाव हुए, लोकसभा का भी चुनाव हुआ, अभी भी चुनाव हो रहा है, नई भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी मिली? तमाम बोर्ड्स की बात करें, तमाम परिषदों की बात करें। दूसरी बात, आप देखेंगे कि जब राजीव गांधी की सरकार थी तब पंचायत में भागीदारी महिलाओं की आई, लेकिन हमने तमाम जगह देखा कि भागीदारी तो है, प्रधान तो चुन के आ जाएंगी, जिला पंचायत अध्यक्ष चुन के आ जाएंगी, लेकिन काम सारे उनके पति करेंगे।
वो भी घूंघट में ही रहेंगी। तमाम मीटिंग्स में आपने भी देखा होगा कि ये बोर्ड की मीटिंग हो रही है तो घूंघट किए हुए महिला बैठी हुई है, पीछे से पति। लेकिन आज हम ये जो महिलाओं का मार्च देख पा रहे हैं, ये इन सारे मिथकों को तोड़ता हुआ, इन सारी प्रथाओं को तोड़ता हुआ, और ये एक अच्छी दिशा, अच्छी पहल, सराहनीय कदम माना जाए। बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ बढ़ रहा है देश। लेकिन अब 75 वर्ष में जो भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए थी, वो भागीदारी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन निश्चित तौर से जो व्यवस्थाएं सरकार बदल रही हैं, क्या वो ईमानदारी से उनका निर्वहन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इस बात की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक है, आर्मी में महिलाओं का आना शुरू हुआ, पहले तो शायद मुझे लगता है कि आर्मी से महिलाएं दूर थी, इसी सरकार ने निर्णय लिया है। और उस 1992 में कोई रेजिडेंस थी। जानना चाह रही थी कि कितनी मजबूत हो पाई है ये तस्वीर महिलाओं की आर्मी में एंट्री के बाद, उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही है, उन पर जो विश्वास जताया जा रहा है, ये देश को किस दिशा में आगे ले जाए? देखिए, अब देश की बात करेंगे शिल्पा जी, तो राष्ट्रपति भी महिलाएं हैं, बिल्कुल, देश की प्रथम नागरिक महिला हैं, बिल्कुल, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष भी महिलाएं रही हैं, मुख्यमंत्री भी महिलाएं रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा हो। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी 10 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, और आप देखिए कि 2004 से 14 तक कोई कुछ भी देश में कहे सोनिया गांधी की चली, उसमें कोई किसी की नहीं चल पाई। लेकिन निश्चित तौर से मैं नीचे तबके से लेकर के ऊपर तबके तक की बात कर रहा हूँ। जो श्रेणियाँ हैं, उन हर श्रेणी में महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए थी, वो भागीदारी नहीं है। और इसको लेकर देखिए बहुत लंबा संघर्ष भी महिलाओं ने किया है। शरदेंदु सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो फ्यूचर के तरफ निगाहें लगा के रखता हूं, और मैं जानता हूं कि उज्जवल भविष्य है, महिलाओं की भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक सशक्तिकरण का जो नारा दिया, और जिस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन की बात हुई है, और आगे आने वाले दिनों में देखिए देश शक्तिशाली होगा कैसे। 50% आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे या आप बैक सीट पे रहेंगे तो देश डेवलप नहीं कर सकता। दोनों मेल फीमेल को बराबर का कंट्रीब्यूशन करना होगा। अगर आप वेस्ट का मॉडल लेते हैं तो आप देखिए 50% की जनसंख्या वो भी नेशन बिल्डिंग में उतना ही पार्टिसिपेट करती है, वहां मेल फीमेल का कोई जेंडर डिफरेंस है नहीं। हिंदुस्तान देखिए प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ 75 साल हुए हैं अभी गणतंत्र दिवस मनाते हुए, हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। यंग नेशन है, आगे आने वाले दिनों में ये भागीदारी बढ़ेगी, अवेयरनेस आ रखी है। अब आप नेक्स्ट जनरेशन देख लीजिए, जो आज की डेट में बच्चियां पढ़ रही है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, क्या उसमें मेल फीमेल में कोई डिफरेंस है? लड़के या बालिका में कोई अंतर है? सेम पढ़ाई, सेम नॉलेज, सेम टेक्नोलॉजी, सेम तरीके का एक्सपोजर, कोई डिफरेंस नहीं। ये हमारी जनरेशन है जो उनका पार्टिसिपेशन कम था, लेकिन ये जनरेशन जब डिसीजन मेकर बनेगी तो हिंदुस्तान एक डेवलप नेशन की कैटेगरी में आएगा, एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ जाएगा। तो उज्जवल भविष्य है। सेना में शुरुआत हुई, ऑल्दो देर से शुरुआत हुई, 1992 से महिलाएं भारतीय सेना में आनी शुरू हुई। अब तो आज की डेट में कॉम्बैट आर्म में भी आनी शुरू हुई, आर्टिलरी में आने लगी, सिग्नल्स में, इंजीनियर्स में, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उड़ा रही है, हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, नेवी में है। तमाम तरीके की विश्व की परिक्रमा महीना के कंटिजेंट में करके आया है नेवी का। तो तमाम तरीके की देखिए कैपेबिलिटी और कैलिबर में कोई अंतर नहीं। भगवान ने सिर्फ अलग अलग दो जेंडर बनाए हुए हैं, कैलिबर, दिमाग, एवरीथिंग इज सेम। तो एक अपॉर्चुनिटी की बात है, आगे आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा। और इसकी झलक देखिए कर्तव्य पथ पे जिस तरीके से महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग, बढ़ बढ़ के सामने आ रहा है। तो कोई भी राष्ट्र डेवलप नहीं कर सकता अगर आप महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं जाएंगे या उनको पार्टिसिपेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। देखिए, जब एक तरीके से लेवल प्ले फील्ड हो जाता है तब आपको इस तरीके का डिस्टिंक्शन करने की जरूरत नहीं होगी, वो एम्बेडेड हो जाएगा, आपके सिस्टम में आ जाएगा। जब तक आपके सिस्टम में नहीं आ रहा, आपको उनको स्पेशल प्रोविजन देने होंगे। और यही वजह है, देखिए शुरुआत हो रखी है। हिंदुस्तान ने कभी भी जेंडर के बेस पे लोगों की कैलिबर को नहीं क्वेश्चन मार्क लगाया है। रानी लक्ष्मीबाई भी रही है, तमाम तरीके के वीरांगनाएं रही हैं, पूरा हिस्ट्री हमारे इससे भरा पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान को रूल किया है। इस तरीके से अगर हम आज भी आगे बढ़ते रहते हैं तो आगे आने वाले दिनों में इनका और पार्टिसिपेशन होगा, और ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो पूरी तरीके से खत्म होगा। हिंदुस्तान आज की डेट में जेंडर इक्वलिटेरियन की रिजीम की तरफ बढ़ रहा है, जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि हम जेंडर को मानते ही नहीं, जिसमें कैलिबर है, कॉम्पिटेंस है, वो उस ओहदे को हासिल करेगा, वो आगे उस हिसाब से चलेगा। बिल्कुल, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलने की बात अभी आपने कही थी और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है और महिलाएं अपने आप को हर मोर्चे पर साबित भी कर रही हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान अमित तिवारी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तिवारी जी, सबसे पहले इस सफर को आप किस तरह से देखते हैं?
75 सालों का ये सफर, आज देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं? देखिए, जैसा कि हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी ने कहा था कि नेहरू से नरेंद्र तक, तो उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जब हम एक आधारशिला रखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक आगे की एक कर्तव्य प्राणता होती है कि जो भी आगे का जो भविष्य के लोग जो इस जगह को बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उसको एक ऐसे रूप में प्रारूप में ले जाएंगे। वो आधारशिला ही होती है जो आगे का एक प्रारूप तय करती है। और आज जो आप कर्तव्य पथ पे देख रहे हैं, जो हमारे सैनिक वहाँ पे अपना जो वीरांगनाएं जो वहाँ पे हैं, जो जस्ता चल रहा है आपके सामने, अपनी जो अद्भुत अकल्पनीय जो शक्ति का हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे विश्व के पटल पे, वो आप ये समझिए कि हमारी जो 75 सालों की जो जर्नी है आज़ादी के बाद, वो दिखाई दे रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आज जो हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हमारे ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, बहुत तरीके से होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने देखा है कि अभी आमूल चूल अगर हम देखें, चाहे कोलकाता की बात करें, चाहे हम अलग अलग शहरों की बात करें, जिस तरह की महिलाओं के साथ घटनाएं हुई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद हैं। और जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो जो हमारा सामाजिक परिदृश्य है उसको कहीं ना कहीं सद्भाव की तरफ और जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये एक सामाजिक परिवेश है जहाँ सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ हम एक की बात करेंगे कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें महिलाएं हैं, आना चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं। आप उत्तराखंड के बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ से आप देखिए महिलाएं, लड़कियाँ जो हैं नदी पार करके आती हैं। इस तरह की घटनाएँ आपको सामने आ रही हैं जहाँ पर पुल नहीं है। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो रस्सियों से नदियों को पार करके पढ़ाई करने जा रही हैं। तो ये भी एक विविधता है जहाँ पे हम ये मानते हैं कि हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए और विकास जो है वो शहरों से गांव की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि जो विरासत को साथ लेकर, विरासत हम लेके साथ चल रहे हैं, लेकिन जो हमारी गांव की जो परंपराएं हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, उनको जब तक हम आगे नहीं सशक्तिकरण करेंगे, आज भी अगर आप देखें, आप भी बहुत सारे चुनाव कवरेज में जाती हैं और वहाँ पे आपने ग्राउंड रियलिटी देखी है कि हम सिर्फ शहरों में हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, जब हम गाँव तक जागरूकता पहुँचाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे अछूते हैं। तो हमें अभी सबसे ज़्यादा जो है वो शहर से गांव तक जो एक विविधता को पहुंचाना है, एक जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो गांव में सबसे ज़्यादा पहुंचानी है ताकि जागरूक महिलाएं, बिल्कुल कहीं भी कोई छूट ना जाए। इस दिशा में हमें और मजबूती के साथ आगे काम करने की जरूरत आप बता रही हैं। वीएन झा साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झा साहब देखिए, अब तस्वीरें भी हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से, ये उत्साहित कर देने वाली जो झांकियां हैं, ये हम बार बार जिस बात का जिक्र कर रही हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग वहाँ के कल्चर हैं, अलग अलग वहाँ के त्यौहार है, लेकिन फिर भी हम सबको एक ही डोर में जो पिरोए हुए हैं वो है हमारे अंदर की वो भावना, भारतीयता का एहसास होना। और ये वाकई में बहुत अद्भुत है, इसे शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और शायद इसी वजह से जो दुश्मन देश है कहीं ना कहीं हमें जब तोड़ने का प्रयास करते हैं तो उन्हें फिर मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि जब बात देश की आती है तो हम सब कितने भी विविध क्यों ना हो, अलग अलग क्यों ना हो, एक साथ खड़े हो जाते हैं। झा साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये सारी जो विविधताएं हैं आज के दिन में, अगर मैं एक छोटे कुछ शब्दों में कहूं तो हमारा जो गणतंत्र है इसको एक साथ में पिरोए हुए हैं। ये सारी विविधताएं को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो गणतंत्र है हमारा, जो संविधान है हमारा, उसके एक सूत्र में। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। यही संविधान है जो पिछले लगभग 75 साल से है। फिर भी एक ऐसा कालखंड था जहाँ पे कि जबकि डेवलपमेंट जो था बहुत धीरे था, बहुत स्लो था, प्रोग्रेसिव नहीं था, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं थी, ये इसी संविधान के अंदर में था। तो कहीं न कहीं एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, संविधान किसने बनाई थी? हमारे ही लोगों ने बनाई थी, और वो आज से लगभग 80 साल पहले बना था। उसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, कोई भी फॉरवर्ड सोसाइटी अपने जो प्राचीन जो विरासत है सिर्फ उसको लेके आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसलिए एक फॉरवर्डनेस होनी चाहिए। और इसीलिए यहीं पे मैं कहता हूं कि आज की जो हमारी जो यूथ है, जिसके एक्सपेक्टेशंस बड़े हैं, जिसके एम्बिशंस बड़े हैं, जो आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखती है, इसके लिए शायद कहीं न कहीं अब हमारे एक नए संविधान निर्माता भी आएंगे कहीं न कहीं इसी संविधान को और आगे बढ़ाने के लिए,
इस तरह का उसमें प्रावधान करने के लिए कि ये आज के जो यूथ हैं इसके सारे एम्बिशंस को पूरा करे। और यहीं पे सबसे बड़ी जो चीज आती है कि एक जॉब गारंटी, आज के दिन में भारत को एक जॉब गारंटी जरूर है। देखिए, आज से 5-6 साल पहले हम बात करते थे इस सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, कि जो उन्होंने एक मुद्रा स्कीम निकाली थी तो लोगों को कोई न कोई आजीविका मिली थी, लेकिन उससे लोगों का जो परिवार है, जो फ्यूचर है, वो सेफ नहीं था। उन्हीं दिनों में हमने बहुत सारे ऐसे लेख लिखे थे जिससे कि जो 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 मुद्रा वाले थे उन दिनों में 6 करोड़ थे, आज के दिन में तो शायद मेरे ख्याल से 17 करोड़ हो गए हैं। तो इनको एक सामाजिक सुरक्षा देके इनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं ला पाए। तो इस तरह की जो कुछ चीजें हैं जो हमारे यूथ को आगे के लिए भरोसा दिला सके, हमारे पूरे जो डेवलपमेंट है इसको प्रशस्त कर सके, इसको लाने की जरूरत है। और यहीं पे कहीं न कहीं मैं सोचता हूं कि आज का जो संविधान है वो हमारे यूथ के सारे एक्सपेक्टेशंस को, सारे एस्पिरेशंस को मीट करने में कहीं न कहीं छोटी सी उसमें अड़चन आ रही है, इसको भी दूर करना चाहिए। मैं मिला जुला के तो यही कहूंगा कि विविधता बहुत अच्छी चीज है। इस विविधता में अगर खुशबू भी थोड़ी सी आ जाए तो वो और अच्छा कर देगा। ये जो बगिया है ना, ये बगिया आपको बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद में। तो देखिए, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, ऐसा नहीं हुआ कि ये सिर्फ पिछले 10 साल में हुआ है। हमारी जो स्वतंत्रता है वो ऑफ कोर्स लास्ट 75-76 ईयर्स की हम बात करते हैं, लेकिन शिल्पा जी, मैं अगर आप मुझे 1 मिनट और दे तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो गणतंत्र हम कहते हैं कि ये हमें पिछले 76 साल मिला है, नहीं जी नहीं। आप ऋग्वेद की अंतिम जो वर्ष है वो ले लीजिए, संगच्छध्वं संबद्धध्वं संवो मनास जानताम। जो ये जो एक मानसिकता दी गई है आज से लगभग 15,000 साल पहले, ऋग्वेद को तो हम वहीं लेते हैं 15,000 साल पहले या 20,000 साल पहले, अगर तब गणतंत्र की वो कॉन्सेप्ट थी कि सबको साथ में लेके चले, जो भी बोले वो सबों के लिए बोले, जो सोचें सबों के लिए सोचें, पूरे देश के लिए सोचें। ये कितनी बड़ी चीज थी वो 15,000 साल पहले। तो वही चीज आज के दिन में जब हम 75 साल को इसको कहते हैं कि ये 75 साल में आया हुआ, ना जी ना, ये हमारे डीएनए में है। हम जो आर्यंस हैं यहाँ पे, हम लोग जो यहाँ पे भारतीय हैं, हमारी जो सनातन जो प्रवृत्ति है वो अनादिकाल से चली आ रही है। ठीक है, तो ये आज की नहीं है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और इसी विरासत को हम सबको जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना होगा, जिम्मेदारी के साथ आगे लेकर जाना होगा, ताकि विकास के पथ पर हम अग्रसर तो हो लेकिन अपनी विरासत को पीछे ना छोड़ने पाए। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती भी कहीं ना कहीं कही जा सकती है। अब तिवारी साहब, अब देखिए, चूंकि हम तमाम झांकियों में महिलाओं को देख रहे हैं, उनकी बढ़ती हुई भागीदारी को देख रहे हैं, महिलाएं डॉक्टर्स बन रही है, पायलट्स बन रही है, और कहते हैं ना कि महिलाएं जिस तरह से अपने घर परिवार को शानदार तरीके से संभाले हुए हैं, चला रही है अपने घर परिवार को, वैसे ही देश को भी वो संभाल पा रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हम कह सकते हैं। तमाम जो बड़े बड़े पदों पर महिलाएं आसीन हुई और उन्होंने अपने आप को जो साबित करके दिखाया, तो कहीं ना कहीं आपने जिस बात का जिक्र किया था कि दूर दराज के कुछ इलाकों में अभी भी पहुंचने की जो आवश्यकता है, वहां उन महिलाओं को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता हुआ कि अगर द्रौपदी मुर्मू कर सकती हैं, एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से आकर वो यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँच सकती है, तो हम क्यों नहीं। निश्चित तौर पर शिल्पा जी, आप उसका एक जीता जागता उदाहरण हैं। आप स्वयं यहाँ विराजमान हैं और हमारे अनादिकाल की बात हो रही है, हमारे स्वर्णिम काल की बात हो रही है, हमारे अमृत काल की बात हो रही है। तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि जिस तरह से हम माँ काली को भी पूजते हैं, माँ दुर्गा को भी पूजते हैं, माँ सरस्वती को भी पूजते हैं, तो ये हमारा संस्कार है। ये हमारी जो पीछे से एक ऋग्वेद, यजुर्वेद हम बात करें, अपने सारे ग्रंथों की बात करें, हर जगह महिलाओं का सम्मान निश्चित तौर पे सिखाया गया। और हमारे एक अगर परिवार का माहौल देखेंगे तो पहले दिन से माँ, बहन, अगर
कोई भी रिश्ते अगर हैं हमारे बीच में, तो सब जगह आपको महिलाओं को आपको सम्मान करने का आदर मिलता है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक कहावत है हमारे समाज में कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे जो है एक महिला का हाथ होता है। तो वो इसलिए कहा जाता है कि अगर घर का माहौल सही होगा तभी हम बाहर जाके अच्छे से काम कर पाएंगे और तभी सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। अगर मैं यहाँ पे की तस्वीर आप ये सबसे बड़ी चीज़ें आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आपने जो उदाहरण दिया, कितना संघर्ष है उनके जीवन में। अगर उस जीवन को आप पढ़ें तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे कि इतने संघर्षों के बाद भी अगर वो उस जगह पहुंचती हैं, राष्ट्रपति मुकाम तक पहुंच सकती हैं और आज देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहला जो हमारा एक महिला राष्ट्रपति हैं जिस पे हम गर्व करते हैं कि आदिवासी से एक दिल्ली की गद्दी तक पहुंची हैं। देखिए, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी भी इस समय हमारे सामने, कैसे वहां पर ये स्वावलंबी बन रही हैं महिलाएं, अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां पहुंच रही है वहां वहां अपने आप को साबित करते हुए एक नया मुकाम जो हासिल कर रही है, वो बाकी तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हुई। देखिए, महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत सबसे बड़ी चीज़ है कि एक हुनर, जो महिलाओं के अंदर एक हुनर था, जिस हम मुद्रा योजना की बात करें, सरकार की अनन्य योजनाएं हैं जैसे कौशल विकास योजना है, जहां पे लोगों को कारीगरी सिखाई जा रही है, जहां पे लोगों के हुनर को आगे लाया जाए। छोटे छोटे जो है लोकल वर्सेस वोकल की बात की जा रही है। सरकार ने बहुत ऐसे जो योजनाएं लाई हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ बढ़ा रही हैं। निश्चित तौर पे इनको और तरीके से जागरूक करना चाहिए कि जो हमारी जो यहाँ पे योजनाएं हैं वो गांव-गांव घर-घर पहुँचें और महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है उसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। ये कोई नकार नहीं सकता है कि लोगों को, महिलाओं को लेके ये सरकार गंभीर नहीं थी। बहुत सारे काम किए और भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। जहाँ की हम चर्चा कर रहे थे कि दूर दराज से जो महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो नदियों को पार करने से अच्छा स्कूल में जा रही हैं, हम उनकी बात कर रहे थे कि वहाँ पे भी जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, ब्रिजेस बनने चाहिए, पुल बनने चाहिए। जिस तरह से जो एक डेली नीड्स उनकी है कि स्कूल जाना है तो 2 किलोमीटर पैदल जा रही हैं, वो जज्बा बरकरार रहे और हर व्यक्ति तक सुविधाओं का लाभ पहुँचे। और कहीं पे भी ऐसा ना हो कि हमारी कोई बहन, हमारी कोई बेटी जो है वो छूट जाए पीछे, सिर्फ और सिर्फ किसी अभाव के क्षेत्र में जाके। और देखिए, अलग अलग धर्मों से हमारा जो देश बना है, इन्हीं में से एक बौद्ध धर्म की ये झांकी देखिए, इनकी संस्कृति, अपने कल्चर को ये कुछ इस तरह से अपनी झांकी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हुए। शरदेंदु सर, आपसे कुछ शब्द चाहूंगी। देखिए, मैं तो जब भी इस तरीके की झांकियाँ देखता हूँ मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। तमाम तरीके की विविधताएं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, हिंदुस्तान कभी एक किसी धर्म के परिप्रेक्ष्य में बंध के नहीं रहा है। ये इसकी खासियत रही है। सारे धर्मों का यहाँ पे बराबर समानताएं हैं, तमाम तरीके की छूट है अब किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए। यही हमारी अनेकता में एकता को दर्शाता है। और देखिए, झांकियाँ जो निकलती, हमने शुरू में बोला था कि हिंदुस्तान को आज ये रिप्रेजेंट करेगा कर्तव्य पथ पे, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे रुपी का जो सिग्नल जो साइन दिया है आज की डेट में, वो ये सारी चीज़ें देखिए, जितनी आप इन चीज़ों को गौर से देखेंगे आप उतना ही अपने देश पे और अपने ऊपर फख्र महसूस करेंगे। कितनी बड़ी यात्राएं हमने तय की, कितने अप डाउन्स देखे, और देखिए लोग कैसे उत्साह बढ़ा रहे हैं। जिस डायरेक्टरेट की झांकी निकलती है उसके मिनिस्टर से लेके उससे संबंधित अधिकारी खड़े होकर क्लैप करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। यही हमारी खासियत है। और देखिए, मध्य प्रदेश की जो झांकी आ रही है इस समय, ये आपके वहाँ के वन उसको रिफ्लेक्ट करती है। कितना मनोरम दृश्य है। मतलब कि इंसान तो इंसान, हम जानवरों की भी उतनी केयर करते हैं, अपने पर्यावरण की उतनी केयर करते हैं, उन्हें ग्रीनरी की अभयारण्य के अंदर वो भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से वाकई में ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें, अलग अलग झांकियाँ और राज्यों की क्या कुछ विशेषताएं हैं, वहाँ के क्या फोकस पॉइंट्स हैं, यूएसपीज है, वो यहाँ पर इस समय प्रेजेंट किए जा रही हैं। जो ताकत है वहाँ पर वो प्रेजेंट की जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा था डिजिटलाइजेशन का। मैं अब यहाँ पर अमित तिवारी जी जिक्र करना चाहूँगी। डिजिटलाइजेशन ने, यूपीआई जो लोगों ने अब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपको 1 रुपया भी कहीं देना होता है तो इंसान अब तुरंत 1 सेकंड में यूपीआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है लोगों ने। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसने देश को इंटरनेशनली कितना स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया? देखिए, पूरे विश्व में हमारे यूपीआई की जो ऐप है, भीम ऐप की जो चर्चा है, वो हर जगह हो रही है। आप इस बात को इस तरह से समझ सकती हैं कि आज
जहाँ पे भी आप जाना चाहें, चाहे गांव के सुदूर देश जिसे हम पहला गांव मानते हैं, वहाँ पे भी अगर आप जाएंगी तो वहाँ पे भी आप अपने पेटीएम, फ़ोन पे, जो भी आपके यूपीआई के माध्यम है, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, जिस तरह से हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को अगर देखा है, तो अगर भारत देश अभी सिंगापुर से भी टाई अप हुआ, हमारा सुदूर बाली से भी, इंडोनेशिया से भी, हर जगह हम लोग जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं कि हमारा यूपीआई, अब अगर आप सिंगापुर में जाएंगे तो वहाँ पे भी चालू होगा। वहाँ पे भी जिस तरह सरकार एक दूसरे के साथ जो हमारे निर्णय हो रहे हैं, वहाँ पे हम यूपीआई को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि G20 का सम्मेलन चल रहा था, तो कि प्रधानमंत्री जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आए थे अन्य देशों से, उन्होंने किस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको मोबाइल दिया और उन्होंने उस यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया। और ये एक हमारी विविधता, हमारी जो आधुनिकता है उसको दिखाता है। जो आप विरासत की बात कर रही थी, विरासत से निकल के हमने आधुनिकता को पकड़ा है और आधुनिकता में जिस तरह से विश्व पटल पे हमने अपनी छवि दर्शाई है, पूरे विश्व में इसकी तारीफ हो रही है। यूपीआई हमारे लिए एक ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन, जो भारत को कहते थे कि ये लोग कैश मनी से बाहर नहीं निकल सकते हैं, डिजिटलाइज कैसे हो सकते हैं, आज 60 करोड़ लोग लगभग डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एक अभूतपूर्व, अकल्पनीय ट्रांजैक्शन की जो है दर्ज की गई है। पहले शायद सोचा भी नहीं जा सकता था, किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था कि जब नोटबंदी हुई थी और जब उसके बाद कोविड काल आया, तो कोविड काल में जिस तरह से लोगों ने यूपीआई का उपयोग किया और जिस तरह बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे हम ऑनलाइन किसी भी कंपनी की बात करें, आज आप कहीं पे भी बैठे होते हैं, किसी भी जगह बैठे होते हैं, आप अपने घर में अपनी सुविधाजनक चीज़ें पहुंचा सकते हैं। एक यूपीआई का पेमेंट आपको सेकंड्स लगता है। आप बैंकों से कितना दूर आ चुके हैं। आप देखिए कि एक ट्रांजैक्शन करनी होती थी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के लिए, तो हमें बैंकों का इंतजार करना पड़ता है। रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको एक जगह से रह के मल्टीपल बिजनेस लोग रन कर रहे हैं और वहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं होता है कि पेमेंट के लिए आदमी को लोगों को खड़ा होना पड़ता है, पेमेंट की वजह से उनका व्यापार रुक रहा है या पेमेंट की वजह से उनका कोई काम रुक रहा है। तो आप अपनी जगह बैठ के, आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर अभी भी किसी को ज़रूरत हो सकती है तो मैं आपसे बात करते करते लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। ये है यूपीआई। और ये जो हमने विश्व पे दिया है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जो इसको आप अमेरिका की बात करें, चाहे हम लंदन की बात करें, चाहे हम अन्य देशों की, बड़े बड़े देशों की बात करें, वो हमारी तारीफ कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी में हमसे लोग बोलते थे कि 20 साल आगे हैं, 25 साल आगे हैं, हमें तो पहुंचने में अभी भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। आज वो देश बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी लिहाज से कहते हैं ना कि चुनौती जितनी बड़ी होती है, उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी मानी जाती है। ऐसे में शरदेंदु सर, इतने बड़े लेवल पर 140 करोड़ की जनसंख्या तक यूपीआई पहुंचाना, लोगों को डिजिटलाइजेशन के साथ कनेक्ट करना, कितना कितना चैलेंजिंग आप पाते हैं और हिंदुस्तान ने कितने शानदार तरीके से अचीव किया। जिस तरीके से यूपीआई का प्रचलन हुआ, जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हुआ, जिस तरीके से नेट की कनेक्टिविटी हुई, यह सारा कुछ देखिए टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान को अपना साइंटिफिक अप्रोच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। पुरानी चीजों पे आप छोड़ने में, इतिहास में नहीं रह सकते। आप आगे और आगे की सोचते रहिए। और डिजिटाइजेशन का जमाना है, यूपीआई का जमाना। आपने टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब किया और उसको जनमानस तक दिया और उसके लिए आपने तमाम लोगों के बैंक में अकाउंट खोले, तो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी हुआ, आपका यूपीआई भी सक्सेसफुल हुआ, आपके ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुल है। अब आपको एक कदम और आगे बढ़ाना है। इस यूपीआई को और सक्सेस करने के लिए उसके अकाउंट में पैसे का रिसोर्स बने रहे, उसको भी जनरेट करना। और इसका जनरेशन तब होगा जब आप वाइड रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, वाइड रूप से आपका जो रेवेन्यू में जनरेशन होगा, तमाम तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और जो जनमानस तक जो आपका जो कमाने की क्षमता है, जो पर कैपिटा इनकम है, अगर हम उसमें बढ़ोतरी करते जा रहे हैं तो ये सारी चीजें बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। यूपीआई का मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, आप ट्रांजैक्शन करिए। अब इस दिशा में काम करना चाहिए। और जब 2047 की हम बात करते हैं तो प्रॉब्ली प्रधानमंत्री का या हमारे देश की ये सोच है कि हम उस समय तक हिंदुस्तान को इतना डेवलप कर देंगे कि सारे लोग सक्षम होंगे, एक हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होगी और तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट की शुरुआत हो रखी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को जो कनेक्टिविटी की बात चल रही है, ये सारा कुछ होता हुआ दिख रहा है। और इस तरीके की झलक जो आप जब कर्तव्य पथ पे झांकियों के माध्यम से देखते हैं तो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की तरफ ले जाता है और यूथ में वो
जोश भरिए, वो ज्ञान दीजिए, वो साइंटिफिक अप्रोच लाइए, वो पार्टी लाइन से ऊपर हट के देश के बारे में सोचने के लिए बाधित करिए। तो इन सारी चीज़ों का जब एमलगमेशन होगा और जब डायरेक्ट बेनिफिट आपके किसान, आपके मजदूर, आपके दलित क्लास तक पहुंचेगा, तब हिंदुस्तान एक पूरी तरीके से डेवलप होगा। तब आपकी टेक्नोलॉजी को आम मानस में एब्जॉर्व करके उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन साथ में रिसोर्सेज जनरेशन, लास्ट में पैसे का, इनकम का जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस पे हमें काम करना है। शुरुआत हो रखी, काफ़ी तरक्की हो रखी है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में खड़ा होना चाहते हैं तो इसको आपको तवज्जो देना होगा। तमाम तरीके की कैटेगरी में खड़ा होने के लिए देखिए, हम जवानों की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों की कितनी बात हो रही है और कितनी होनी चाहिए, मैं इस पर जल्दी से आपसे कमेंट चाहूंगी। झा साहब, किसानों को तो बहुत कुछ मिला हुआ है। मैं भी एक किसान का बेटा रह चुका हूँ। Exactly. मैंने भी कुछ दिनों के लिए किसानी की थी अपने जब स्कूल में पढ़ता था। मैं अर्ली 60s की बात कर रहा हूँ। मैं भी किसान का बेटा होके खेत में काम करता था। आज के दिन में जब हर किसान के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये किसान सम्मान जो जाता है, ये क्या कोई इसको इमेजिन कर सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा? हमें तो जब ये सरकार जब आई थी तो इन्होंने एक जनधन स्कीम शुरू की थी, वो जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की, और उन दिनों में पार्लियामेंट में इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि लोगों के पास पैसे नहीं है, आप जनधन अकाउंट का जीरो बैलेंस खोल के आप क्या कीजिएगा, क्या आप अचीव करना चाहते हैं? उन्हीं दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था, ये आप नोट करके रख लीजिए कि एक समय वो आएगा जब केंद्र से जब 100 रुपये जाएंगे तो वो 100 के 100 रुपये इन्हीं अकाउंट्स में जाएंगे, उसमें से 85 रुपया जो है वो बीच में लोग बिचौलिए नहीं खा लेंगे। तो ये सब चीजें जो एक भविष्य दृष्टा ही देख सकता है। लेकिन शिल्पा जी, यहीं पे एक वर्ड ऑफ कॉशन है। आज हम जहाँ पे हैं, सिर्फ हमारा ध्यान यहाँ पे केंद्रित नहीं रहे, हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए 2047 में, कि मैंने जितने आपको 5 पैरामीटर हैं डेवलपमेंट के वो गिनाए थे, उन सबों में लगातार काम चलते रहे और इसी तरह से हम फिर आगे में जाके उस तरह का डेवलप हो पाएंगे। जितनी आज के दिन में एस्पिरेशंस हैं यूथ की, ये यूथ की एस्पिरेशंस बढ़ती ही जाएंगी, ये कम नहीं होंगी। और एक और जो चैलेंज है आज पूरे विश्व के, अस्थिरता जो आ रही है, एक वायलेंस जो पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है, उससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। आप ये समझ के ना चलें कि हम बहुत सारे विविधता लेके चले तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रही है। इसको एक्सेप्ट करते हुए इसको कैसे समाधान करना है, इसको भी लें। क्योंकि देखिए, किसी भी देश की अगर डेमोग्राफी अगर बिगड़ जाती है तो फिर वो देश कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। भारत की आज रिलीजियस डेमोग्राफी काफी चेंज हो रही है, बदल रही है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बदल रही है। तो कहां तक आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? इन सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप एक बड़े तबकों को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आपको विश्व भर में जो डायनेमिज्म है वो इन सेक्टर्स पर भी गौर करना होगा, इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता आप बता रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। अमित तिवारी जी, देखिए मैंने किसानों का जिक्र किया, किसी भी डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की दिशा में आगे बढ़ना, उसमें किसानों का रोल, उनको साथ लेकर चलना, ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है इस समय, हम उसे कितना फुलफिल कर पा रहे हैं? आपको लगता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक पर चल रहे हैं हम आगे? निश्चित तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि हम सेटिस्फैक्ट्री एक ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, किसानों ने जिस तरह से आधुनिकता को अपनाया है और जिस तरह से आज एक ही खेती में हम 3 से 4 फसल उगा रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाले देश को हमारे तक डेवलप नेशन की तरफ ले जाएगा। और जिस तरह से किसानों की सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में अनदेखी की है, चाहे हम एमएसपी की गारंटी की बात करें, चाहे हम अन्य मुद्दों की बात करें, कुछ राज्य सरकारों ने जो एमएसपी की गारंटी की बात की है, चुनाव के दौरों में उन्होंने बात करी, चाहे हम बात करें हरियाणा की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे हम एमपी की बात करें, कि मैक्सिमम जो हमारी फसल है हम उसमें एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं और खरीद फरोख्त हो भी रही है।
लेकिन अगर हम बात करें कि अगर बिहार के लोग अगर चावल उगा रहे हैं तो क्या बिहार के लोगों को वो चावल का भाव मिल रहा है मार्केट में, या वहाँ का चावल खरीद के अन्य राज्यों में जा रहा है? तो निश्चित तौर पे नहीं जा रहा है। जिस ट्रैक की बात कर रही हैं आप, पंजाब का किसान अगर 150 रुपए किलो का चावल बाहर अगर अरब कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में बिक रहा है, तो बिहार का चावल 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो बिक रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं आधुनिकता की ज़रूरत है और एक बड़ी मंडी है जहाँ से हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। और आधुनिकता की हम बात करें तो चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात देखिए, करें, कमी पेशी कहीं भी हो कमी सकती बेसी है हर वर्ग शिल्पा में जी। होती ही है, लेकिन उनको दुरुस्त करते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ। क्योंकि देखिए शरदेंदु सर, डेवलपमेंट की इस रेस में ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास को बढ़ावा दें, डेवलपमेंट की रेस में हम आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन हमारे किसान पीछे ना छूटने पाए। देखिए किसानों, अब हिंदुस्तान एग्रीकल्चर प्रधान कंट्री है, ये Yes. सारे लोग जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्राउंड पे देखा है। और फौज में होने की वजह से हमने हिंदुस्तान के ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ हर जगह देखा है। इतने बड़े क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल से मैंने इंटरेक्ट किया है, चाहे गांव हो, देहात हो, कस्बे हो, शहर हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, हर जगह हर तबके के लोगों से बात की। और हिंदुस्तान के सैनिक इन सारे तबकों से आते हैं, जो सेना का कहा भी जाता है, रिप्रेजेंटेशन जय जवान, उसके बाद फिर जय किसान। तो किसानों की बात करना तो बनता है। हिंदुस्तान, देखिए जो चीज आज की डेट में मैं चाहता हूं, अगर हम सारे लोगों को एक साथ लेके चलना चाह रहे हैं, तो किसान को आपको देखभाल करनी पड़ेगी। हमारे अन्नदाता हैं, उनका एमएसपी का जो इशू बहुत दिन से लिंगर कर रहा, उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी मल्टीनेशनल या कॉर्पोरेट के लॉबिंग में फंस के उनके हितों की हम रक्षा ना कर पाए। कहीं ना कहीं इसमें स्टेट का इंटरफेरेंस चाहिए, कहीं ना कहीं उनके एमएसपी चाहिए, उनको जो लागत है, जो उनकी मेहनत है, उनका जो पूरा समय लगता है उसमें, वो चाहे वो 2 फसल निकालें या 3 फसल निकालें, आपको उनका मूल्य देना पड़ेगा, समर्थन मूल्य की आपको बात करनी पड़ेगी। इसलिए ये नौबत ना आए कि किसान सड़कों पे आए, चक्का जाम करे, रोड ब्लॉक करे, ये नहीं होना चाहिए। 2 लोगों की आपको हिफाजत करनी पड़ेगी। सैनिक अपने हकों के लिए ना लड़े, उसके लिए आप ऐसी सुविधाएं मुहैया कराए कि वो अपना कॉन्सेंट्रेशन देश की सुरक्षा के लिए लगाए। और किसान जो अन्नदाता है, जिससे कि हमारे पूरा हिंदुस्तान जिसके ऊपर निर्भर करता है, जो अब हम अन्न का निवाला खाते तो उनको याद करते हैं, उनके लिए एमएसपी, उनकी सुविधाएं, उनका पानी, उनका बीज, उनका उर्वरक, उनका मार्केट, उनके प्राइसिंग, ये सारी चीजों को अगर आप मुकर्रर करते हैं, आपने फसल बीमा शुरुआत की है, उसको पूरी फुल्ली इफेक्टिव करिए, एमएसपी लाइए और ऐसी सुविधाएं दीजिए कि वो अपने आप को प्रोग्रेस में कहीं लेफ्ट ओवर ना महसूस करे। कहीं ना कहीं देखिए, जब वो सड़कों पे आता, ब्लॉकेज लगाता है, सही या गलत उसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऐसी स्टेज ना आने दे। आपको पुश फॉरवर्ड मॉडल लगाना पड़ेगा, उसको पुल ना करना पड़े, अपने हकों के लिए लड़ना ना पड़े, आप पुश करिए, उसको चीजें वो देते रहिए, टाइम टू टाइम रिवाइव करिए। हिंदुस्तान के देखिए 28 प्रदेश हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं माइनिंग, कहीं खेती, कहीं चावल है, कहीं गेहूं है, तमाम तरीके की फसलें हैं। एक तरीके की समग्र नेशनल पॉलिसी बनाइए, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, उसको रिव्यू करिए, अमेंड करिए, एमएसपी दीजिए, तो हम कहीं ना कहीं तब जाके पूरी तरीके से किसान जो हैं वो भारत के मेन स्ट्रीम से तो जुड़े हुए, उनकी भी तरक्की होगी, वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। और मेरा मानना है कि देखिए, तमाम तबकों की हम बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, कॉर्पोरेट की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं, अब हम एग्रीकल्चर को भी अगर साथ में लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और लेके चल रहे हैं कुछ, और आपको एक एविडेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तमाम सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच रही हैं। आपको लास्ट मैन तक, जो खेतीहर मजदूर है, जो छोटा किसानी है, जो सामंत, जिनके बड़े खेती हैं, उन सबको साथ में जब लेना जवानों के पड़ेगा। साथ साथ किसानों को भी एक हाथ में लेकर, एक साथ में लेकर हम आगे बढ़ सके। और यही ये तस्वीरें भी लगातार देखिए हम आपको पहुंचा रहे हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर जो नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है स्कूली बच्चों की तरफ से, वाकई में ये एक संदेश पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि हमारी संस्कृति बेशक से अलग अलग हो सकती है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परंपराएं बेशक से हो सकती है, लेकिन हम सब दिल से, मन से, तन मन धन से इस देश के साथ खड़े हुए हैं, इस देश के साथ मजबूती के साथ। दुश्मन देश अगर हमारी तरफ आंख उठाएगा तो हमें जवाब देना अब भली भांति आता है। तिवारी साहब जी, ये अनेकता में जो एकता आपको दिखाई दे रही है, जिस तरह से स्कूली बच्चे वहाँ पे जो है कर्तव्य पथ पर जो है
अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। तो आप इस वजह से ये सुनहरा भविष्य है। हम स्वर्णिम काल में हैं। हम 75वीं वर्षगांठ को निभा के 76वें गणतंत्र दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। अब उस चीज़ की गंभीरता को आप समझिए कि हमें किस तरह से देश को आगे ले जाना, देश के यूथ को, जिस तरह हम बेरोज़गारी की बात करें, जिस तरह हम रोज़गार की बात करें, हम सिर्फ सरकारी नौकरी को ही एक रोज़गार न माने। हमें अपने लिए, स्वयं के लिए कुछ कौशल अपने लिए तैयार करने हैं ताकि स्टार्टअप, बड़ी संख्या में लोग सामने आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं स्टार्टअप्स के साथ। बहुत अच्छी बात कही शिल्पा जी आपने। स्टार्टअप जिस तरह से खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से बंद हो रहे हैं, उनको भी हमें काउंट करना है। उनके पीछे क्या कारण रहे कि वो स्टार्टअप बंद हो रहे हैं, जो बेरोजगार वहाँ से निकल रहे हैं। अब आप ये समझने का प्रयास करिए कि अगर कोई स्टार्टअप बंद होता है तो उसके पीछे 40 से 50 लोग, 100 लोग जो काम कर रहे हैं, उनको रोजगार कहाँ मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, स्टार्टअप को सही मायने में जिस तरह से कौशल की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिस तरह से उनको फंडिंग मिलनी चाहिए, क्या सरकार कितना प्रयासरत है। क्योंकि अगर आप देखें बीते 1 साल में तो लगभग अगर 1 लाख स्टार्टअप शुरुआत हुई है तो आज हमारे 400-500 ही स्टार्टअप जो हैं एक्टिव हैं। देखिए, कमी पेशी हो सकती है कि ठीक है स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कत परेशानी अगर आ रही है तो उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन है उपलब्धियों के बारे में जिक्र करने का, उन उपलब्धियों पर जश्न मनाने का, जो कि पूरा देश मना भी रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग हमारे सामने लगातार हम देख रहे हैं। कर्तव्य पथ पर ये आन बान शान के साथ जो तिरंगा लहरा रहा है, ये देश की विविधता में एकता की जो तस्वीरें हम दुनिया को पहुंचा रही हैं, ये वाकई में अलौकिक है। वाकई में ये गूज़बम्स देने वाली तस्वीरें, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। झा साहब, जाते जाते मैं चाहूंगी आपसे, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, मजबूती की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों की हम बात कर रहे हैं। माना जाए वो दिन अब दूर नहीं जब एक बार फिर देश बहुत जल्द डेवलपिंग से डेवलप्ड की कैटेगरी में आकर सीना तान कर खड़ा होने वाला है। करने की सोचिए, छोटी छोटी चीजें जो हैं वो तो सब सोचते हैं, वो अपने लिए तो सब सोचते हैं। हाँ। क्या अपने से ऊपर बढ़ के अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए वो कितने लोग सोचते हैं। हम लोग खैर फौजी रह चुके हैं, हम लोग हमेशा देश के लिए समर्पित रहे हैं, लेकिन और कितने ऐसे लोग हैं, मैं किसी को कम नहीं आंकता हूँ, जो लोग जहाँ पे भी कुछ भी काम कर रहा है वो देश के लिए ही काम कर रहा है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि देश बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य बड़े हो रहे हैं। ठीक है। और यहीं पे मैं एक चीज कहना चाहता था, थोड़ी देर पहले किसानों की बात आई थी, फार्मर्स की एमएसपी की बात आई थी, मुझे थोड़ा सा वहां पे मैं कहना चाहता था, क्या आज के दिन में केंद्रीय स्तर पे हम जितनी एग्रीकल्चर या फार्मिंग सेक्टर की बात करते हैं उतनी ही लगभग सेना की बात करते हैं। देखिए, कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में हैं। अगर पंजाब के किसान अगर आज के दिन में खफा हैं या नाराज हैं, तो सबसे पहले उनको कहाँ जाना चाहिए था? उनको सबसे पहले जाना चाहिए था वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने में। लेकिन वहाँ पे राजनीति चल रही है शिल्पा जी, मुझे कोई दो राय से मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ राजनीति चल रही है। ये जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट का सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार, लेकिन मैं चाहूंगी आज के दिन में राजनीति पर बहस ना करूँ। आज के दिन मैं उपलब्धियों के बारे में, क्योंकि देखिए बहुत लंबा सफर 75 वर्षों का भारत ने जो संघर्ष के साथ तय किया है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भारत ने जो देखे हैं, आज उन बातों का जिक्र करने का दिन है, आज उन पर गौरव करने का दिन है। और मैं चाहूंगी हम इसी ट्रैक पर रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका झा साहब, हमारे साथ जुड़े। आप जाते जाते शरदेंदु सर, मैं आपसे भी चाहूंगी इन तस्वीरों पर जरा कुछ शब्द हो जाए। देखिए, मैं तो मेस्मराइज रहता हूँ जब ये बच्चों को देखता हूँ अपने जो प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं वो कर्तव्य पथ पे। देखिए कितना जोश है, कितनी तैयारी की होगी, कितना रिहर्सल किया होगा। पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस, ये स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, इनका सिलेक्शन प्रोसेस 10 में से 5, फिर 2, फिर 1 उनका सिलेक्शन हुआ। और फिर जो तैयारी की है, जिस तरीके से उनका ड्रेसिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से अपने उन्होंने कला, नृत्य और इस तरीके की प्रतिभा का प्रदर्शन किया, ये काबिल तारीफ है। और ये इनके लिए देखिए लाइफ टाइम का मोमेंट है, जिंदगी भर याद रखेंगे। जब उनकी सांसें उखड़ेंगी तब भी उनको याद आएगा कि कर्तव्य पथ में उन्होंने इस तरीके का अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। यही वो पल है सर जो वाकई में अंदर से, जी हाँ, इस उम्र में ही किसी बच्चे को अपने देश के प्रति उसके जो कर्तव्य है उनके प्रति कनेक्ट करते हैं। और ऐसे कुछ होता हुआ यहाँ
जी हाँ, देखिए जो एक सोच को दिखाता है। जब हम सेना को दिखाते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां दिखाते हैं, तमाम डायरेक्टरेट की गाड़ियां दिखाते हैं और साथ में ये बच्चे, तो देखिए हम क्या नहीं साधते हैं इससे। और ये देखिए सिर्फ कर्तव्य पथ को मत ध्यान में रखे, इसको पूरी दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान के हर गली नुक्कड़ पे बच्चे देख रहे हैं, वो कितना उत्साहित होंगे, कितना उनमें जज्बा होगा। और इसी तरीके के सेलिब्रेशन पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हो रहे हैं। तो आज इसीलिए राष्ट्रीय पर्व बोलते हैं। मैं तो इस दिन के लिए हम हमेशा याद करते हैं कि 26 जनवरी, 15 अगस्त ऐसे राष्ट्रीय पर्व जिसमें हम अपने आप को रीडेडिकेट कर सकें। हम पार्टी लाइन की बात ही नहीं करते, आज हम पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करेंगे। आज हम देश की बात करेंगे, देश की गौरव की बात करेंगे, देश की भविष्य की बात करेंगे और देश की उस जनरेशन की बात करेंगे जो हमको रिप्लेस करेगी। हमने अपनी जिंदगी जी ली, फौज में हमने तमाम जो काम करने थे कर लिए। अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या विरासत छोड़ के जा रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, क्या उनको सीख दे रहे कैसे हैं। हमें अपने मूल्यों को साथ लेकर आगे बढ़ना है और इस तरह से डेवलपमेंट की तरफ अपने देश को अग्रसर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रद्धेंदु सर, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीएन झा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।